ओके, देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज्योग्राफी का चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करना है हमें, ठीक ना। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ज्योग्राफी है बाबू, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्योग्राफी है। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पहले जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, किस सेक्टर से बिलोंग करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी? प्राइमरी से है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, ये बताइए। सेकेंडरी सेक्टर है, वेरी गुड, ठीक है, चलो बता रहे हैं आप लोग तो सही में बता रहे होंगे। हाँ सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक ना। सेकेंडरी सेक्टर में करते हैं हम लोग क्या, तो सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में क्या करते हैं हम लोग, वी मैन्युफैक्चर गुड्स, गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, ओके ठीक। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ठीक है। जनरली हम लोग कहते हैं ना सीधे कि हम लोग बोलते करते हैं क्या है, तो जो रॉ मटेरियल्स होता है सेकेंडरी सेक्टर, हम लोग रॉ मटेरियल्स को चेंज करते हैं किसमें, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में, यही ना, गुड, ठीक ना। फिनिश गुड्स में जो होगा हम लोग रॉ मटेरियल को चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसी चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं जरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है क्या। तो डिफिनेशन आपने बता ही दिया कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करेंगे और उसको जब लार्ज क्वांटिटी में हम लोग एक फिनिश गुड्स में या फिर एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बनाएंगे तो उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, यही चीज है, ठीक ना। मैन्युफैक्चरिंग में होता क्या है, तो प्रोडक्शन होता है किस चीज का, नए नए सामान का, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स का जिसको आप मार्केट में सेल कर सको, जो हमारे काम के हैं, जिन्हें आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्शन गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी यानी कि आप उसको बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, वही चीज, यही चीज क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे तुम लोग सुनते होगे ना कि हमने शुगर बनाना है हमें, तो हमें शुगर बनाने के लिए शुगर केन चाहिए होगा, शुगर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा शुगर केन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल हमारा हो गया शुगर केन, इस शुगर केन को हमने यूज किया और शुगर बनाया, हो गया मैन्युफैक्चरिंग। कुछ ज्यादा तो है नहीं, सेकेंडरी सेक्टर में हम इसको पूरा पढ़े हुए हैं अच्छे से, ठीक है। मुझे फ्लोर मिला, ठीक है, उसको हमने यूज किया और उससे यूज करके हम लोग बिस्किट बनाए थे ना, याद होगा जब सेक्टर ऑफ इंडियन को पढ़ रहे थे तो बिस्किट हमने बनाया था। ये जो प्रोसेस था, ये भी प्रोसेस क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काम है, सेकेंडरी सेक्टर काम है, क्लियर। हाँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए जैसे कि स्टील फैक्ट्री जाएंगे, स्टील फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री कौन सा एग्जांपल होगा, तो स्टील फैक्ट्री सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल है, कार सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल है, ठीक ना। ब्रेवरी जहाँ पे वो कुछ ड्रिंकेबल्स आइटम बनते हैं, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेकरी, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी सेकेंडरी सेक्टर के एग्जांपल है। तो बस अभी आप नोट्स में हिंट डालिए चैप्टर का, और यहाँ पे ये डिफिनेशन जो होगा मैन्युफैक्चरिंग का नोट डाउन कर लीजिए, आपके एनसीईआरटी का डिफिनेशन है, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो। हो चुका,
डन। ओके, कंगना लिख भी रही है कि बस बोल रही है कि हो गया? तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे हम लास्ट में, तुमने नोट डाउन किया है कि नहीं किया है। बोल लो झूठ लिखे हैं कर रही हो काली, मुझे नहीं लग रहा है कि तुम लिखी होगी। स्क्रीनशॉट के जमाने में मत चलना, नोट्स हम देने वाले नहीं है। ओके, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि ये इम्पोर्टेंट कैसे है, इम्पोर्टेंस बताओगे तुम लोग? कैसे कैसे फैक्ट्री से क्या क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंस क्या क्या रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, रुको हम किसी किसी पूछते हैं। वेट, कौन बताएंगे ये? आई थिंक कि रश्मि बताएगी। नहीं, रश्मि, रश्मि अनम्यूट करो। सर मेरे बैकग्राउंड से बहुत साउंड आ रहा है। अरे अभी कोई साउंड नहीं आ रहा है, इतना में काम हो जाएगा। मुझे आप बस इतना बता दीजिए ना कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सर नहीं पता। अरे फैक्ट्रीज के बेनिफिट क्या है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, फैक्ट्रीज के क्या क्या बेनिफिट है, नहीं बता सकती हो? चलो कोई नहीं, ठीक है। ओके सर। सुमित, सुमित, सुमित राज, फैक्ट्रीज के बेनिफिट क्या है बाबू? सर वो मतलब कि हमारे एग्रीकल्चर में किसी के जो मतलब के लिए मॉडर्नाइजिंग करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में किसी चीज की प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ओके, प्रज्ञा बताना चाह रही, प्रज्ञा बताएंगी। यस प्रज्ञा। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर फर्स्ट पॉइंट हो सकता है इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम फॉर बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स। वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका। सेकंड हो सकता है इट इरेडिकेट्स द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सेम चीज, सेम आपने रिपीट कर दिया। इट प्रोवाइड्स जॉब्स एंड इरिकेट्स द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों सेम चीज है। यस सर, और हेल्प्स इन एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वेरी गुड, सही है। एंड हेल्प्स इन प्रॉस्परिंग द नेशन। ओके ओके, थैंक यू प्रज्ञा। यस सर, थैंक यू सर। चलिए, समझ में आया आप लोग के बात? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज? तो फर्स्ट वन था कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करेगा। जॉब प्रोवाइड करेगा ना, तो जॉब प्रोवाइड करेगा तो हमारी जो कंट्रीज में जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच आर डिपेंडेंट, दोज वे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, अब वो चीज वहां से हटेंगे और कहाँ पे आ जाएंगे? जॉब करने के लिए। ठीक है, देखो एक मैं पहले सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि ये जो तीनों सेक्टर थे हमने पढ़ा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये तीनों पढ़ा था हमने कि दिस ऑल थ्री गोज हैंड टू हैंड, यानी कि ये तीनों के तीनों इंटरडिपेंडेंट हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को, सेकेंडरी टर्शियरी को, टर्शियरी सेकेंडरी को कहीं ना कहीं किसी न किसी से इफेक्ट करता ही है, ये आपको पता है पहले से। ठीक ना? अब थोड़ा सा उसी चीज में हम लोग देखते हैं कि ये हेल्प क्या क्या कर रहा है। तो एक तो हमें क्या करता है कि बहुत अधिक अमाउंट में जॉब प्रोवाइड करता है। तुम लोग जब हिस्टोरिकल ट्रेंड पढ़े थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ था प्राइमरी में, सबसे पहले प्राइमरी में डेवलपमेंट हुआ था।
देर आफ्टर प्राइमरी के बाद हम लोग मूव ऑन किए और हम लोग चले गए सेकेंडरी में, और अब सेकेंडरी के बाद अब हम अगर कहीं पे ग्रो कर पा रहे हैं तो दैट वन इज टर्शियरी। और आज के टाइम पे किसी कंट्री का जो ग्रोथ होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो उसका टर्शियरी सेक्टर कितना अधिक डेवलप्ड है। ये हम लोग पहले जो होगा प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अब अगर हम लोग समझे कि ये यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, तो सबसे पहली बात, ये जॉब तो दे रहा है, ये क्लियर हुआ ना, जॉब हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, दूसरी चीज क्या हो गई कि कहा गया कि ग्लोबल लेवल पे क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो ऐसे टाइम पे अगर हमारे प्रोडक्ट बेटर होंगे, अगर हमारा प्रोडक्ट बेटर हुआ तो रिजल्ट क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सेल किए जाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट सेल किए जाएंगे, और जब इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग उसको सेल करेंगे देन वी विल गेट इनकम, हमें पैसा मिलेगा वहां से, हमें फॉरेन इनकम जो होगा वो उसकी प्राप्ति होगी, हमको वो मिलेगा, और रिजल्ट क्या होगा, हमारे कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। दो पॉइंट हमने देखा। तीसरा, ये क्या करता है, ये डेवलप करता है एग्रीकल्चर को, ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है। ठीक, समझ में आ रहा होगा सभी को। एग्रीकल्चर में हमें क्या चाहिए कि तो आज के टाइम पे आप सुनते होगे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का अधिकाधिक यूज होता है ना। ठीक ना, ट्रैक्टर क्या है, एक मशीनी प्रोडक्ट है। आप जितने भी जो होते हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट की बात कर लोगे, सारे के सारे हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट आजकल जो होगा इंडस्ट्री से बनते हैं। आप केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात कीजिए, इरिगेशन फैसिलिटीज की बात करें, सबके सब कहाँ से आ रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वहीं से आ रहे हैं। तो ये हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है। ठीक, लास्ट वन का है तो ये हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग वगैरह जो है, रोड्स वगैरह है, ये सभी जो होंगे बिना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बनने वाले नहीं है। तो इन सभी के लिए ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यही इसके इंपॉर्टेंस है। ठीक ना, तो अब हम लोग इंपॉर्टेंस इसका लिखते हैं, देखते हैं जरा। सबसे पहले इंपॉर्टेंस में क्या क्या है, इसको इसमें पहले लिखा गया फर्स्ट स्टेटमेंट कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। ये बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट कहलाता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कहलाता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर। ठीक, डिस्कस कर चुके हम लोग, आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस यही बोल्ड पॉइंट लिखना है कि इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर। दूसरा, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू मिलियंस ऑफ पीपल। करेक्ट है ना, ये काफी सारे लोगों को जो होगा वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो फिर इस पेज पे यहाँ पे इंक्रीज द कंट्रीज इनकम बाय एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर गुड्स, एंड द फोर्थ वन इज इम्प्रूव द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। यही बात है, ठीक ना, तो आपको बस इसी को नोट डाउन कर लेना है। ठीक, हेड डालिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो जो बोल्ड में लिखे गए बस उसी को आपको नोट डाउन करना है, जो जो स्टेटमेंट बोल्ड में है उसी को नोट डाउन कीजिए, बाकी छोड़ देंगे। स्क्रीन कुछ रेनबो कलर का हो गया है क्या सभी में? सुमित राज, हाँ सुमित राज बिल्कुल होगा ही ना, कंट्रीब्यूशन तो अभी तो हम लोग देखने तो वाले हैं क्या क्या कंट्रीब्यूशन होने वाला है उसका। चलिए दूसरे में से अभी 2 पॉइंट और लिखने हैं, ये 2 पॉइंट आप नोट डाउन कर लो।
कंगना, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ इंक्लूड है, पुल, जो भी आप देखते हो, ब्रिजेस वगैरह देखते हो ना, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, ये सब के सब तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही है ना। जितने भी तुम कंपनी की बात करो, इंडस्ट्रीज की बात करो, सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। डन। ओके, अब आते हैं हम लोग ये चीजें, ये आपको जो अभी हमने इस पे डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर इसके ऊपर डिपेंडेंट है इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों अलग अलग है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, दे बोथ आर इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है कि अगर एक बेनिफिशियल होता है दूसरा बेनिफिशियल होगा, अगर एक को लॉस होता है दूसरा भी लॉस हो जाएगा, ठीक ना। ये समझी हुई बात है हमारी पहले से। जो फर्स्ट सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर में पढ़ाए थे, तो उसी को हम लोग इसको कह सकते हैं क्या, कि देखो जैसे कि एग्रीकल्चर में, फिर से हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, अब एग्रीकल्चर में मुझे शुगर मिला, शुगर केन मिला एग्रीकल्चर से, तो इस शुगर केन का यूज हम लोग शुगर बनाने में करते हैं, ठीक ना। यानी कि ये शुगर केन एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, और शुगर केन शुगर इंडस्ट्रीज एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गया ना। शुगर इंडस्ट्रीज को एक खास नाम भी हम लोग देंगे, ये एक आगे कहा भी जाएगा, ये शुगर इंडस्ट्री जो होगा ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहलाते हैं। यानी कि लगभग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, दीज आर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होंगे वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करेंगे। करेंगे कि नहीं, यस और नो। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल, सिंपल सी बात है, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये जो एग्रीकल्चर हमने पढ़ा ना, कि एग्रीकल्चर जो होगा इसके लिए इंडस्ट्रीज काफी बेनिफिशियल है, बिकॉज इंडस्ट्रीज आर मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। मतलब जो भी प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर को चाहिए था वो कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है इंडस्ट्रीज से, ठीक ना। तो इसी का यही चीज कहा जा रहा है कि दोनों हैंड टू हैंड जाते हैं। क्वेश्चंस अलग अलग वर्ड्स में पूछे जाते हैं, आगे भी हम लोग देखेंगे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे हमें। क्वेश्चन पूछता है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज गोज इन हैंड टू हैंड। हैंड टू हैंड मतलब ये होगा, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है, तो सिर्फ यही बताना है। या एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आर इंक्लूसिव, नहीं कुछ नहीं नोट करना है आपको, अभी कुछ नोट नहीं करना है, ठीक ना। अभी बस बोल्ड वाला नोट करना है, ये बिल्कुल नोट नहीं करना है अभी। ओके, मैं बताऊंगा तो नोट करना, ठीक है। तो इंक्लूसिव है या दे गोज हैंड टू हैंड, तो आप सीधे उसको यही चीज एक्सप्लेन कर दोगे। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं जरा। अब हमारे पास एग्रीकल्चर है, हमारे पास हम खेती कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं हम, और उसी के ऊपर हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो था वो बना भी दिया है। तो हमारी कंट्री डेवलप कर जाएगी क्या, इसकी 100% श्योरिटी है। कंट्री हमारी डेवलप कर जाएगी, अब तो पक्का डेवलप करेगी ना कंट्री। हमारे पास रॉ मटेरियल है और हमारे पास इंडस्ट्रीज भी है ना। मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा प्रोडक्ट जो होगा खूब अधिक बिकेगा, बिकेगा ना। हाँ बिल्कुल बिकेगा, नहीं अगम में, शांत है अगम में, बोल नहीं रहे हो। अच्छा, मार्केट में जाते हो सब तो चाइना का सामान खरीदते हो सब खूब खूब, मतलब कि अगर तुमको एक लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी वाला सामान होगा तो चाइनीज प्रोडक्ट खरीदोगे। लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी का होगा तो कहा जाए टेलीविजन लेना है तो जाओगे नहीं ना। क्यों, क्योंकि इसके इसके चाइनीज प्रोडक्ट जो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है, बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सब कुछ मिल गया तो आप कंट्री में, आप वर्ल्ड में डेवलप ही कर जाओगे, नहीं। सेल्फ सफिशिएंट जो होंगी ना, हाँ वही बात है। सेल्फ सफिशिएंट जो होगा, इट इज नॉट द ओनली वन कंडीशन कि आपका कंट्री डेवलप कर जाएगा। इसके अलावा आपके जो भी प्रोडक्ट होने चाहिए ना, ये पार क्वालिटी होने चाहिए, ताकि ये इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ पे आप सबके साथ compete करो, उस टाइम पे आपके प्रोडक्ट को सभी कोई जो होगा वो बहुत ही ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करे। वैल्यू ऑफ मनी आपको तब मिलेगी जब आपके प्रोडक्ट हाई क्वालिटी होंगे, अदरवाइज आपके प्रोडक्ट को वैल्यू मिलने वाला
नहीं है। समझ में आई बात? तो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ, आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड मस्ट बी एट पार क्वालिटी विद दोज इन इंटरनेशनल मार्केट। इसे आप लोग नोट डाउन करो। क्लास में ज्वाइन करिए अभी। वेट, रोशनी सिंह, रोशनी अनम्यूट कीजिए तो। क्लास लेफ्ट कर गई। ओके, अब देखो, अब कुछ ये याद रखनी है हमें। देखो, याद होगा सेकेंडरी सेक्टर वाले मैंने पढ़ा था कि हमारे कंट्री में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होता है वो टोटल 27% में से ये जो होगा सेकेंडरी सेक्टर करता है ना। सेकेंडरी सेक्टर जो होगा वो 27% कंट्रीब्यूशन हमें करता है। इस 27% में से 17% जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करते हैं। बाकी तो फिर बाकी 10 कहाँ गए? तो बाकी जो 10 अदर सेकेंडरी सेक्टर के पार्ट्स बचे हुए हैं, जैसे कि तुम लोग सुनते हो क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, ये सभी के सभी जो होंगे ये 10% का कंट्रीब्यूशन करते हैं और बाकी 17% कौन करता है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करता है। ये सभी चीजें आपको याद रखना है, ठीक। ये जो हमारे पास 17% का जो कंट्रीब्यूशन है ये बाकी कंट्रीज के मुकाबले में काफी कम है। बाकी कंट्रीज में अगर करेंगे हम लोग तो ईस्ट इंडियन इकोनॉमीज में हमारे यहाँ 25 to 35% का ग्रोथ देखा जाता है ईस्ट एशियन इकोनॉमीज में। हर साल इतना ये करते हैं। अब क्या है कि हमारा ट्रेंड ये बताता है कि पिछले कुछ
पिछले कुछ दशक से हमारे कंट्री में हर साल ओनली 7% का एनुअल ग्रोथ रेट रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, जबकि हमारा डिजायर्ड ग्रोथ है 12%। कुछ दशकों में हमारा ग्रोथ रहा है 7%, जबकि हम डिजायर कितना करते हैं 12% का। ठीक है, और 2003 से हमारा ग्रोथ रेट जो होगा वो 9 से 10% पर एनम रहा हुआ। ठीक है, बस इतना ही सारी चीजें आपको याद रखनी है। डाटा याद रखना है कि टोटल कंट्रीब्यूशन जो होगा जीडीपी में उसका 17% बस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करता है, 10% माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडियन कंपनी जो होंगे, इस ईस्ट इंडियन कंट्री जो होंगे वहां पे 25 to 35% कंट्रीब्यूशन होता है। हमारा अभी करंट ग्रोथ रेट है 7%, डिजायर्ड है 12, और पिछले कुछ सालों में यानी कि लास्ट डिकेड में अगर हम देखें तो हमारा जो ग्रोथ रेट रहा है वो है 9 to 10% पर एनम बस। और इन सबको चेक करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसका नाम है एनएमसीसी। एनएमसीसी यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ये जो होगा वो चेक करते हैं इंडस्ट्रीज को किन किन इक्विपमेंट की जरूरत है, किस किस नेशनल पॉलिसीज के थ्रू इंडस्ट्रीज के ग्रोथ को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक ना, तो अभी आपको ये जो याद रखने वाले पार्ट है इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो रेड में लिखे गए हैं यही पार्ट आपको याद रखने हैं। बाकी अगर आप मिस भी कर जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वीवीआई है, रेड वन। ठीक, 17% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, टोटल 27%, 10% माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। ऑर्गेनाइजेशन है एनएमसीसी, एनएमसीसी का फुल फॉर्म ऊपर दिया हुआ है। ठीक, और ये क्या करता है एनएमसीसी, डार्क ब्लैक नहीं लिखना है, उसे आप छोड़ सकते हो इनकेस अगर लिख है इंपॉर्टेंट, बट कॉपी में काफी कुछ लिखने को मिल जाएगा। ठीक ना, स्टैग्नेट में तो हुआ खड़े होना, रुका हुआ, मतलब लगभग हमारी जांच में मालूम चला है कि 17% जो होगा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। हाँ है तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट युवराज, तुम उसको लिख सकते हो। युवराज अनम्यूट करो तो। यस सर। रोशनी है क्या वहां पे? यस सर है। एक ही मोबाइल से पढ़ रहे हो क्या, अलग अलग मोबाइल से? नहीं, अलग अलग है। इसको जब मैंने अनम्यूट करने को बोला उस समय कहाँ थे ये? सर पापा का फोन आ गया था। अच्छा, उससे बोलो तो अपनी कॉपी दिखाने के लिए अपना कैमरा ऑन कीजिए, उसकी कॉपी दिखाइए। एक मिनट सर।
स्क्रीन दिखने लगा सभी को? हाँ, सिर्फ रेड वाला लिखिए, ब्लैक वाला भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट तो है ही बाबू। ब्लैक वाला भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई निश्चित नहीं कि ब्लैक वाला आप छोड़ दीजिए। हो चुका? चलो, यहाँ पे एक वर्ड बार बार पूछा है, स्टैग्नेटेड का मतलब, इसका मतलब ग्रोथ रेट, ठीक ना? अब यहाँ पे ये जो चीज है एनएमसीसी, इसके बारे में दिव्यांशु ने पूछा है। एनएमसीसी वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता है उसको उसने सेटअप किया था टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूइंग फोरम। फोरम मतलब होता है संगठन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम ये है कि वो फॉर पॉलिसी डायलॉग टू एनर्जाइज एंड सस्टेन द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि किस किस पॉलिसीज का फॉर्म जाए इंडस्ट्री, इनको एनर्जाइज कह सकते हैं, यानी सिंपल सी वर्ड्स में आप कौन कौन से ऐसे पॉलिसीज लेकर आओगे जिससे कि कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज खोलने का जो रास्ता हो वो और इजी हो जाए, ठीक ना? तो उसी चीज के लिए ये एनएमसीसी का फॉर्मेशन किया, ठीक ना दिव्यांशु? और कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अभी हम लोग बस यही चीज देख रहे हैं, क्या क्या हमारे कंट्रीब्यूशन रहे हैं। आगे के पेजेस देखते हैं जरा। इंडस्ट्रियल लोकेशन, चलो इस पे थोड़ा सा हम किसी से डिस्कस कर लेते हैं। कोई एक मुझे हैंड रेज करो खुद से, क्योंकि मैं तो ये तो ऑनलाइन का तुम लोग खूब ज्यादा बेनिफिट ले रहे हो सब। हैंड रेज कीजिए, कौन डिस्कस करना चाहते हैं? अगम्य, अनम्यूट करो अगम्य। यस सर। अगम्य, सपोज करो तुम्हें कोई इंडस्ट्री सेटअप करने हैं, ठीक ना? यस सर। तो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए सबसे पहले तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या क्या हो? सर लैंड लैंड, ठीक है, और एक बिल्डिंग। ठीक, लैंड प्लस बिल्डिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हो गया, ये चीज ना? यस सर। और कुछ? और सर जैसे किस चीज की इंडस्ट्री खोलनी है उस हिसाब से फिर सामान बाकी। हाँ, यानी कि रॉ मटेरियल चाहिए होगा, रॉ मटेरियल्स। ठीक है। इंडस्ट्री खोलने के पहले क्या तुम मार्केट में जांच करो कि जो तुम प्रोडक्ट बनाने वाले हो उसका डिमांड है कि नहीं है? यस सर। बिल्कुल ना, क्योंकि आप डिमांड होगा नॉन तो ही डिमांडेड इंडस्ट्री प्रोडक्ट चलेगी। बनाइएगा, चलेगा ही नहीं। तो उस चीज का Yes, फॉर्मेशन, वो चीज आपके ध्यान में रहेगा। Yes, अच्छा, sir. कहीं कहीं क्या होता है ना, कुछ कुछ जगह पे इंडस्ट्री खोलने जाओगे तो गवर्नमेंट इग्नोर करती है कि नहीं, इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं खोलेंगी। लेकिन आप जैसे बिहार में अगर आप हो और बिहार में आप ड्रिंकेबल अल्कोहल बनना चाहो तो क्या बिहार सरकार आपको खोलने देगी? नहीं सर, परमिशन नहीं मिलेगा। परमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, आप उसी के मेडिकल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो यहाँ Yes. पे ये अल्कोहल बनाने के लिए आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी भी चाहिए होगी ना? यस सर। ठीक ना? तो और कुछ इसके अलावा जो आपको नीड होगा, कुछ तो हम भी हेल्प किए, और क्या क्या आप ढूंढेंगे इंडस्ट्री सेटअप करने के पहले? सर वर्किंग लेबर्स। वेरी गुड, लेबर चाहिए होगा काम करने के लिए, लेबर नहीं होगा तो काम होने वाला नहीं है, ठीक है। यस वाटर चाहिए होगा, बिना इंडस्ट्री कभी, बिना पानी की कोई इंडस्ट्री सर। चलती है? यस सर, वाटर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, चलिए इलेक्ट्रिसिटी।
Yes, हाँ हाँ। इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब भी चीजें हमें चाहिए होंगे। ट्रांसपोर्टेशन, वेरी गुड प्रज्ञा, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा, रोड्स वगैरह, यानी कि काफी कुछ हमें चाहिए होंगे ताकि हम इंडस्ट्री सेटअप कर सके। सारे के सारे सामान, सारे के सारे जो भी आपके रिक्वायरमेंट थे, क्या हर एक जगह प्रेजेंट रह पाएंगे? नहीं सर, जरूरी तो नहीं। जरूरी नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा कि जहां पे इनमें से मैक्सिमम जहां प्रेजेंट हो जा रहे हैं, हम उसी पे वर्क कर सकते हैं ना? यस सर। ठीक, चलिए, ओके, थैंक यू। देखिए Thank you, sir. आगे, इंडस्ट्रियल लोकेशन हमें कहाँ कहाँ, किस जगह पे इंडस्ट्रीज हम खोल सकते हैं, कौन से प्लेसेस जहाँ पे इंडस्ट्री चल सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन जो होंगे वो इन्फ्लुएंस होते हैं कुछ चीजों पे। जैसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि इंडस्ट्री अगर खोलना है तो रॉ मटेरियल तुम्हें चाहिए होगा, चाहिए होगा ना? ठीक, हाँ, अगर रॉ मटेरियल जो होंगे वो बहुत ही हल्के हैं, तो हल्के रॉ मटेरियल है तो आप दूर भी इंडस्ट्रीज खोल सकते हो। लेकिन अगर बल्कि रॉ मटेरियल है तो बल्कि रॉ मटेरियल के आपको वहीं पे इंडस्ट्री सेटअप करना होगा। ठीक है। दूसरा, लेबर, लेबर काम करने के लिए कैपिटल चाहिए होगा, पैसा, पावर चाहिए होगा, मार्केट चाहिए होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी चाहिए होगी। ठीक ना? और कुछ बोलना है क्या गम में? ठीक ना, ये सभी चीजें हमें चाहिए होंगे। इसके अलावा मुझे नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट पॉलिसीज की। और यहाँ पे एक टर्म और दिया गया है, स्पेशलाइज लेबर। स्पेशलाइज लेबर क्यों? यहाँ पे ये वर्ड स्पेशलाइज लेबर, यानी कि आपको एक स्पेशल एफोर्ट, टेक्निकल टर्म में कहा जाए तो आपको स्किल लेबर चाहिए होंगे ताकि आपके इंडस्ट्रीज को सही तरीके से वर्क कराया जा सके। तो इतने हमारे रिक्वायरमेंट होंगे ताकि हमको एक इंडस्ट्री जो होगा वो खोला जाए। अब रेयरली ही पॉसिबल, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दिस फैक्टर्स अवेलेबल एट ऑन प्लेसेस। सब प्लेस, सभी जगह पे ये सारे के सारे फैक्टर्स अवेलेबल होने नहीं है। इसलिए क्या होता है कि इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि कहाँ पे मैक्सिमम चीजें मिल जा रही है, उस जगह पे इंडस्ट्री सेटअप कर दिया जाएगा। ठीक ना? अब अगर इंडस्ट्री सेटअप किए गए हैं तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आप अगर इंडस्ट्री सेटअप कर दिए हो तो इस जगह पे एक ह्यूज अमाउंट में लेबर लेकर आओगे, आदमी लेकर आओगे ना काम करने के लिए। और वो आदमी अगर आए हैं तो वहां पे फैसिलिटी चाहिए होगा। ठीक है, फैसिलिटी चाहिएगा तो भले ही आप इंडस्ट्री कहीं ना कहीं किसी ना किसी सुदूर गांव में खोल दो, एक रूरल एरिया में खोल दो, लेकिन अब वहां पे फैसिलिटी आप देने लगे तो वो रूरल एरिया जो होगा इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू अर्बन एरिया। रूरल एरिया अर्बन एरिया में बदल जाएगा ना। यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद शुरू हो जाएगा अर्बनाइजेशन। स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन और अब आ गया क्या? अर्बनाइजेशन। ठीक ना? ठीक, समझ में आ रही बात? इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या शुरू हो गया? अर्बनाइजेशन। और इसका वाइस वर्सा भी सही है, यानी कि अगर तुम शहरों में जाओगे तो शहरों में छोटे मोटे इंडस्ट्रीज काफी अधिक सेटअप होते हैं क्योंकि फैसिलिटीज वहां पे पहले से अधिक होती हैं। रिजल्ट ये हुआ कि जहां अर्बनाइजेशन होगा वहां पे होना शुरू होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर वही चीज, एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सेम थिंग यहाँ पे भी को रिलेट कर रहा है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है देन अर्बनाइजेशन भी होगा, अगर अर्बनाइजेशन हुआ है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, फिर यहाँ पे जो रेड मार्क है उसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ बिल्कुल यही चीज है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। डन। ठीक, डन। चलिए अब यहाँ ध्यान दो, ये चीजें हमने डिस्कस कर लिया अभी
कि समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज। कभी कभी इंडस्ट्री जो होंगे वो बहुत, मतलब सभी इंडस्ट्रीज नहीं, क्योंकि सभी इंडस्ट्री गवर्नमेंट पॉलिसीज अलाउ नहीं करती हैं कि आप खोल सकते हो, ठीक है। सभी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है खोलने के लिए, लेकिन हाँ कुछ एक इंडस्ट्रीज होते हैं जिसको गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप शहरों के आसपास भी खोलोगे, क्योंकि शहरों में लोगों के पास डिमांड काफी दिख होता है। तो डिमांड अगर वहाँ पे काफी दिख होगा, वहाँ पे आपको मार्केट फैसिलिटीज काफी बेटर मिल जाएंगे, तो इंडस्ट्री आप वहाँ पे तुरंत सेटअप करके सामान को सेल करना शुरू कर दोगे, ठीक ना। तो सिटीज बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि वहाँ पे बैंकिंग की सुविधा, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट मतलब जो आपको सलाह देंगे, फाइनेंशियल एडवाइस जो प्रोवाइड करेंगे, कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइस, या फाइनेंस की बात करें तो बैंकिंग फाइनेंस प्रोवाइड कर देगा। ये सभी चीजें मिल जाएंगी और उस केस में आप एक बेटर इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि तुम ऐसे सुनते होगे ना, कोई इंडस्ट्रीज अगर बनता है तो हाँ, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज में चीप लेबर नहीं मिलता है, इंडस्ट्रीज में भी, मतलब अगर अर्बन एरियाज होगा वहां पे भी चीप लेबर मिलते हैं। देखो बाबू, होता क्या है, तुम लोग सुनते हो ना, बिहार से मैक्सिमम लोग जो होंगे वो ट्रांसफर होकर चले जाते हैं दिल्ली, सुनते हो। आपके आसपास के हर एक आदमी जो होंगे पड़ोसी दिल्ली में चले जाते हैं, बैंगलोर में चले जाते हैं, चेन्नई में चले जाएंगे, ठीक ना, जाते हैं ना। क्यों? वहां पे उनका पेमेंट पूछना, क्या उन्हें खूब हाई पेमेंट मिलता है, बहुत ही अधिक हाई पेमेंट मिलेगा, तो वो 10,000 रुपीज पर मंथ अगर वो वर्कर है तो। ये कितना हुआ पर डे का? 300, यही ना। आपके घर में एक मजदूर भी आता है ना, तो इससे अधिक लेकर जाता है कि नहीं। 10,000 रुपीज आप उसको दे रहे हो, तो क्या वहां पे चीप लेबर नहीं मिला? आप जहाँ इंडस्ट्रीज खेलोगे आज के टाइम पे तो हमारे पास इतना अधिक जो होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है ना, कि आप एक स्मॉल सा अमाउंट प्रोवाइड करोगे, आपके पास काम करने वाले हजारों मिल जाएंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम पहले होती थी जिस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट उतना अधिक रैम्पेंट नहीं था, हर कोई सेल्फ सफिशिएंट था, तब ये चीजें नहीं हो पाती। सेल्फ सफिशिएंट अगर आप थे तो उस समय जो इंडस्ट्री सेटअप होते थे उसमें कोई काम करना ही नहीं चाहता था, तो उस समय इंडस्ट्रीज को बहुत लॉस होता था, वो लोग जबरदस्ती पेमेंट दे के काम कराते थे। एक मिनट, नहीं पढ़े, तुम्हारा चैट ऊपर चलेगा क्या? तुमने भेजा था, वेट में चेक कर लेता हूँ। देखो अवेलेबिलिटी के लिए नहीं, देखो अगर आपके पास पैसे है ना, तब तुम लेजर एक्टिविटीज के लिए मूव करोगे। युवराज का कहना है कि शहरों में क्योंकि काफी अधिक फैसिलिटीज, लेजर एक्टिविटीज, लेजर सामान जो होंगे मुझे मिलते हैं, इसलिए लोग जो होंगे वो ट्रांसफर हो जाते कहाँ पे, तो शहरों की तरफ। देखो बाबू, जिसके पास पैसे होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक इनफ इनकम आ रहा होगा और आप चाहते हैं ठीक कि आपके बाल बच्चे अच्छे तरीके से पढ़े, आपको खूब सारी फैसिलिटीज मिले, तब जाहिर सी बात है, यस इट इज करेक्ट कि आप उसमें मूव करोगे। लेकिन जो गाँव से लोग मूव करते हैं ना, गाँव से जो पलायन तुम लोग सुनते हो, पलायन, लोग गाँव छोड़ कर निकलना शुरू करते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज उनके पास जॉब नहीं है। वो वहां पे लेजर एक्टिविटी लेने के लिए जाते हैं। एक आदमी जाता है, काम करता है, पैसे अपने गांव अपने घर पे भेजता है, फैसिलिटी के लिए नहीं जाता है। फैसिलिटी के लिए जाएगा तो पूरा का पूरा फैमिली लेकर जाएगा, ठीक ना। तो ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि बस फैसिलिटी बेनिफिट के लिए, फैसिलिटी के लिए वो लोग जाना शुरू करते हैं। इंडिया के पास बहुत कुछ नहीं है जिससे कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट चला है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है ना, जैसे कि अगर हम मुझे करना होगा ना, तो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, कुछ एरिया हमको बनाना होगा, जैसा कि गवर्नमेंट जो होगा वहाँ पे पॉलिसीज अपने कम रखेगा, मतलब टैक्सेस वगैरह कम लेगा, रॉ मटेरियल हमारे पास इजी हो जाएंगे पहुंचाने के लिए, हमारे ऊपर रूल रेगुलेशन बहुत कम लगेंगे। तो जहाँ पे ये सभी चीजें की बेनिफिट मिलती है ना, इंडस्ट्रीज उस जगह सेटअप होते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि जिस जगह पे एक बार इंडस्ट्री सेटअप हो गया ना, वहां से मूवमेंट करना नहीं चाहता है। तो चाइना को यही एक बेनिफिट तो मिला। चाइना ने क्या किया कि उसने अपनी पॉलिसीज ऐसे बनाई हैं जिसमें वो अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब वहां पे मैक्सिमम इंडस्ट्री सेटअप हो गए, अब मैक्सिमम इंडस्ट्रीज वहां पे सेटअप हो गए हैं, तो अब वहां से उनका मूव आउट करना जो होगा पॉसिबल नहीं है। तो अब अगर वो अपने रेट को इंक्रीज भी करता है तो कुछ इंडस्ट्रीज होंगे उसी में सस्टेन करके वहीं पे रह जाती हैं, ठीक। इंडिया में भी काफी सारी इंडस्ट्रीज आना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज, और देखो ओवरऑल क्या है, इंडस्ट्री अगर तुम सेटअप करोगे तुम्हारे पास पैसा बचना चाहिए, जिस जगह जहां बेनिफिट होगा उसका वहीं पे इंडस्ट्री खुलेगा। अगर इंडिया में अधिक हमें बेनिफिट मिल रही है, जैसे तुम लोग पढ़े हो ग्लोबलाइजेशन के अंदर
इंडिया में भी ना टर्शरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज काफी अधिक है यहाँ पे। टर्शरी सेक्टर मतलब क्या होगा कि हमारे यहाँ के लोग जो होंगे वो कॉल सेक्टर में काम करते हैं, क्यों चीप लेबर मिल जाता है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ भी वैसे इंडस्ट्री सेटअप है। मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे पास जगह एरिया जो होगा जिस अमाउंट में हमें चाहिए था उतना अवेलेबल नहीं है, पॉपुलेशन खूब अधिक बढ़ा हुआ है। ठीक है, कुछ और कंफ्यूजन? हाँ ऋषि बोलिए। सर जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई किसी लेबर का डेथ हो जाता है अगर इंडस्ट्री में मतलब किसी भी काम के दौरान, तो कुछ पॉलिसीज होता है मतलब उसको फैमिली का देखने के लिए और ये ऐसे करके भी, तो वो पॉलिसीज कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है कि या फिर जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश किया है वो बनाता है? ये देखो, ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है लेबर लॉ, ठीक ना। हाँ लेबर लॉ तुमको हर एक, अगर कोई भी रजिस्टर्ड होगा, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड इंडस्ट्री होगा, तो उसको इस लेबर लॉ को फॉलो करना है। ऑर्गेनाइज सेक्टर आप पढ़े थे, तो जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा ना उसको लेबर लॉ फॉलो करना है। तुम सुनते हो ना कि हाँ इस आदमी को मतलब कि एनपीएस स्कीम होता है, नेशनल पेंशन सेवा, उसमें आपको कुछ पैसे जमा करने होंगे, उसका हेल्थ खराब होगा तो उसके लिए उसको मेडिकल फाइनेंस सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। डेथ हो जाए या कोई कैजुअलिटी हो जाए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कुछ देने वाला नहीं है, ठीक ना। इसमें सिंपली किया क्या जाता है, देखो ये कंपनीज भी अपने तरफ से कुछ देती हैं। वो इंश्योरेंस आप सुनते हो ना, इंश्योरेंस होता है सबका। तो अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं तो कंपनीज अपने वर्कर्स को का इंश्योरेंस करा देगी, ठीक ना। इन केस अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो ये इंश्योरर आपको जो होगा अमाउंट प्रोवाइड करेगा। और बाकी ये इंश्योरेंस कंपनियां तो सीधे समझ जाओ फाइनेंस कंपनियां, इनको पैसे चाहिए वो उसको कहीं लगाती हैं, वहां से उनको बेनिफिट होता है। अनऑर्गेनाइज होगा तो आपका इंश्योरेंस नहीं होगा, ऑर्गेनाइज हो गया तो आपका इंश्योरेंस हो गया, सिंपल सी बात है। समझ में आया ऋषि? ये पॉलिसीज गवर्नमेंट ही बनाते हैं, लेकिन ये लगाते उन्हीं के ऊपर है जो कि ऑर्गेनाइज्ड हो। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के ऊपर ये नहीं लागू होता है। आगे बढ़े। अच्छा अब बताओ, स्टार्टिंग टाइम पे हमारे इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप होते थे? तुम लोग सुने होगे। नहीं, कोई भी प्राइवेट कंपनी जो होगा, प्राइवेट कंपनी जनरली लेबर लॉ फॉलो नहीं करता है। नागपुर में नागपुर में क्यों सेटअप होगा पहले? रिवर्स के पास, महाराष्ट्र में, कोलकाता में। देखो हाँ, स्टार्टिंग में जो खुलते थे वो कहाँ खुलते थे? मुंबई खुलेंगे, कोलकाता खुलेंगे, चेन्नई खुलेंगे। प्रीतम अपने डाउट्स डालो चैट में। महाराष्ट्र ना कहा जाए, मुंबई में, ठीक ना। मुंबई में खुलते थे, महाराष्ट्र में नहीं, ठीक ना। ये क्यों? क्योंकि ये कोस्टल एरिया से, और कोस्टल एरिया से ट्रेवलिंग जो होगी बहुत इजी होती थी, ट्रेवलिंग काफी इजी हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए क्या होता है कि पहले इस जगह पे इंडस्ट्री सेटअप किए जाएंगे, और क्योंकि उनको मेनली एक्सपोर्ट करना होता था, मेनली उन्हें एक्सपोर्ट करना होगा, इसलिए वो क्या करेंगे कि उसी एरिया में अपने इंडस्ट्रीज को लोकेट करके रखेंगे, उसी जगह पे रखेंगे। लेकिन अब जो होगा, अब ये चीजें है नहीं, अब थ्रू आउट द कंट्री जो होगा इंडस्ट्री सेटअप होते हैं। तो बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वेयर लोकेटेड इन प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ईटीसी, ठीक ना। अब इस सब जगह फैल चुके हैं। हो गया। हाँ, हम कुछ बता रहे थे उस समय, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिए मुझे। एग्लोमेरेशन इंडस्ट्री हम लोग क्लियर किए नहीं। एग्लोमेरेशन इकोनॉमी क्या होता है, इसको हमें देखना होगा, ये क्या होता है। देखो कभी कभी क्या हुआ ना, कभी कभी क्या होता है कि एक जगह पे एक इंडस्ट्री खुला है और वो अपना प्रोडक्ट बना रहा है, तो दूसरे इंडस्ट्रीज क्या करते हैं कि उसी प्लेस पे, उसी जगह पे उसके प्रोडक्ट को यूज करके नया सामान बनाना शुरू करते हैं, या फिर वो क्या करेंगे, उस इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। और ऐसे में क्या होगा कि एक चेन ऑफ इंडस्ट्री जो होगा उसका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक ना। एक इंडस्ट्री बनाएगा, उससे दूसरे को फायदा, दूसरे जो उससे बना रहा है उससे पहले को फायदा।
ठीक, तो अगर ऐसा कुछ होना शुरू हो जाए और बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक साथ आ जाए ताकि वो एक दूसरे को बेनिफिट कर सके, ऐसे इंडस्ट्रीज के ग्रुप को हम लोग एग्लोमेरेशन इकोनॉमी कहते हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज को ग्रुप को एग्लोमेरेशन इंडस्ट्रीज कहा जाता है। समझ में आई बात? ये क्या कहा जाता है? हाँ, इसको अगर नहीं लिखे हो तो जो भी बोल्ड वाले हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज का टॉपिक इतना ही तक रखते हैं हम लोग। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बिल्कुल बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट। एग्लोमरेशन का हिंदी तो मुझे नहीं पता है। आप चाहो तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। डन। युवराज सिंह का क्वेश्चन है सर, पहले के टाइम पे अगर इनसाइड कंट्री में ट्रांसपोर्ट कैसे करते थे, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग का कंट्री डेवलप भी नहीं था और ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी फास्ट स्पीड वाला व्हीकल भी नहीं था, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता था? बिल्कुल नहीं होता था ट्रांसपोर्टेशन। आप कहीं कहीं एक एक जगह पे कैरी करके लेकर जाओगे। रिजल्ट क्या हुआ था कि जिस समय रेलवेज बने थे ना, रेलवेज इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी तेज होना शुरू हो गया था। पहले आप मूवमेंट नहीं करा पाते थे और इसीलिए क्योंकि आप इन ट्रेड नहीं करा सकते हो, रिवर वगैरह में आप शिप वगैरह लेकर चले जाओगे, रोड ट्रेड आपके पास अवेलेबल था नहीं, इसलिए सारे के सारे इंडस्ट्रीज वैसे जगह पे सेटअप किए थे जहाँ पे प्रोडक्ट बने और सीधे उसको सेल आउट कर दिया जाए कहाँ पे, तो इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक ना युवराज? जब हमारे पास ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थे तो हम प्रॉब्लम में ही थे। ओके प्रीतम, तुम्हें कुछ पूछना था, तुमने अपना मैसेज अभी तक नहीं डाला। प्रीतम जल्दी, क्लासेस के टाइम खत्म हो चुके हैं, मुझे क्लास ऑफ करना है। पूछना है प्रीतम? प्रीतम क्या पूछे हो, कहाँ पे गया? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? देखो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे बिल्कुल बोल सकता है, ठीक है, क्योंकि सभी के सभी सेक्टर्स को ये चीजें करनी होती हैं, सभी सेक्टर को काम करना है। तुम उसके ऊपर अगर कंप्लेन करते हो तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो होगा वो गाइडेंस है वो उसको फॉलो करवाएगा। लेकिन क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो मतलब वो उनको रजिस्टर्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर लुक आफ्टर नहीं कर पाते हैं, देखभाल उनके ऊपर नहीं कर पाते हैं। वही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होगा ना तो गवर्नमेंट देखभाल जरूर कर पाता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट वहां पे भी क्वेश्चन कर सकता है। ओके, बाकी चाहे तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। लेबर लॉ फॉलो, लेबर लॉ फॉलो देखो वो करते हैं, लेकिन जैसे क्या होता है ना हर जगह। रुको मुझे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो।